नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPCG 173 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। आज की क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें से अगर आप प्रीवियस ईयर को चेक करोगे तो लगभग हर बार एक ना एक क्वेश्चन आया ही है। क्वेश्चन जो बनते हैं इस चैप्टर से वो ये बनते हैं कि स्वास्थ्य का बीमारी व चिकित्सा मॉडल क्या है, या फिर स्वास्थ्य का समग्र मॉडल क्या है, या फिर स्वास्थ्य का जैव मनोसामाजिक मॉडल क्या है, या फिर स्वास्थ्य का सामाजिक मॉडल क्या है। तो जो जैसे कि चैप्टर का नाम ये है स्वास्थ्य एवं बीमारी के मॉडल, तो इस चैप्टर में 4 मॉडलों की चर्चा की गई है, जिनमें से कोई से भी 2 मॉडल कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इन मॉडलों का क्या अर्थ है। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बता रही है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आजकल के टाइम पे जो साइकोलॉजी शब्द है और जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। उसका एक रीज़न है कि आज लगभग ना हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अवसाद से पीड़ित है, डिप्रेशन से पीड़ित है, जिसकी वजह से जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, इसका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि ये माना जाता है कि बंदा शरीर से तो क्या है, स्वस्थ है, शारीरिक रूप से तो अच्छा दिख रहा है, हष्ट पुष्ट दिख रहा है, लेकिन मानसिक तनाव उस व्यक्ति को खा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है दीपिका पादुकोण का। आप सभी जानते हो, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो अभी ना इन्होंने क्या करा था, दीपिका पादुकोण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि वो अपनी शुरुआती अवस्था में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, और कई बार काम के दौरान वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ऐसे में जो अवसाद शब्द है, डिप्रेशन शब्द है, ये आज एक कॉमन शब्द सा बन गया है, और हर एक दूसरा या तीसरा बंदा इससे पीड़ित है। तो ऐसे में जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, यानी कि मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत मुद्दा ये उठ जाता है कि हम स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को क्या अलग करके देखें, या फिर दोनों को एक साथ जोड़कर देखें। तो वैसे तो स्वास्थ्य का मतलब यह है कि मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो, लेकिन कई बार शारीरिक विज्ञान को और मानसिक विज्ञान को अलग रूप से देखा जाता है। जैसे कि इस बॉक्स में स्वास्थ्य मनोविज्ञान शब्द के अर्थ के बारे में बताया जाएगा। तो देखो, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से जो हेल्थ साइकोलॉजी है, ये उसका एक क्या है, उपक्षेत्र है। ये उसका एक सब सब्जेक्ट है, जो कि मुख्य रूप से केवल स्वास्थ्य के क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। यानी कि जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हेल्थ साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, तो इसमें स्वास्थ्य के जुड़े हुए क्षेत्रों को ही हम शामिल करते हैं। इसके लिए बहुत सारे विचारकों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे कि एक व्यक्ति थे सैंडसर्न। सैंडसर्न के अनुसार स्वास्थ्य मनोविज्ञान का उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति के उसके स्वास्थ्य, भलाई और बीमारी पर उसके व्यवहार के प्रभाव का अध्ययन किया जाए। यानी कि जब बंदा बीमार होता है, या बंदा जब स्वस्थ होता है, या बंदा जब भलाई कर रहा होता है, चाहे वो अपनी भलाई हो चाहे वो किसी और की भलाई हो, तो उस समय उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं। आप देखते होंगे कि एक जो अस्वस्थ बंदा है और जो एक स्वस्थ बंदा है, दोनों के व्यवहार में बहुत परिवर्तन होता है। जब कोई बंदा एक लंबी बीमारी से जूझ रहा होता है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो लोगों से बात करने से कतराता है, उसके मन में हीन भावनाएं आती हैं। तो जब हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो हम उसमें ये चीज़ देखते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति और एक अस्वस्थ व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो जो स्वस्थ मनोविज्ञान है वो यही देख रहा है कि व्यक्ति की क्रियाएं क्या हैं, प्रतिक्रियाएं क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसने किस चीज़ का तनाव लिया है, वह स्वस्थ का रखरखाव कैसे कर रहा है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम स्वस्थ मनोविज्ञान में करते हैं। जैसे कि जोसेफ मैटॉर्जन ने भी कहा है कि स्वस्थ मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमारा प्रमुख लक्ष्य है वो ये है कि स्वस्थ बीमारियों की रोकथाम हो, यानी कि स्वास्थ्य को तो बढ़ावा दिया जाए और बीमारियों की रोकथाम हो, बीमारियों का उपचार हो, बीमारियों के कारणों की पहचान की जाए, बीमारी से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका विश्लेषण किया जाए, और स्वस्थ नीतियों में सुधार लाया जाए। यानी कुल मिलाकर कोई आपसे पूछे कि स्वस्थ मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, तो क्या बताओगे आप कि मनोविज्ञान की एक उपशाखा है, कौन, स्वस्थ मनोविज्ञान, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो एक व्यक्ति है उसके व्यवहार में बीमारियों के दौरान क्या परिवर्तन आ रहा है, या स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो स्वस्थ मनोविज्ञान के बारे में पता चल गया। अब हम स्वस्थ मनोविज्ञान के विभिन्न मॉडलों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मॉडल है स्वस्थ और बीमारी का चिकित्सा मॉडल। अब देखो भाई, स्वस्थ और बीमारी का जो चिकित्सा मॉडल होता है, पता क्या होता है। इससे पहले मैं शुरू करूं, अपने आप थोड़ा सा बताता हूं आपको अपनी भाषा में। तो स्वस्थ और बीमारी का जो चिकित्सा मॉडल है, ये कहता है कि ये जो बीमारियां हैं ना, ये बीमारियां किसी बाहरी तत्व से प्रेरित होती हैं, जिसके लिए बैक्टीरिया, कई बार वायरस जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मनुष्य का इसमें कोई रोल नहीं होता, मनुष्य का इसमें कोई योगदान नहीं है। मनुष्य बाहरी तत्वों के संपर्क में आता है और बीमार हो जाता है। यानी कि स्वस्थ और बीमारी का चिकित्सा मॉडल ये कहता है कि
मनुष्य इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जो पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, विषाणु हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो ऐसे में हमें उसका उपचार करना चाहिए, उसके कारण पता लगाने चाहिए, उसके लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए, बीमारियों के लक्षणों को देखना चाहिए और उसके ऊपर उसको क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य और बीमारी का जो चिकित्सा मॉडल है ये कहता है कि मनुष्य के शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो तो ही मनुष्य स्वस्थ माना जाएगा। तो जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, आप देखते हैं हमारी किताब क्या कहती है। तो देखो, जैसे आप चिकित्सा शब्द को सुनते हो, वैसे आपके मन में बहुत सारे वर्ड एक साथ आते हैं, जैसे अस्पताल। अब अस्पताल शब्द जैसे आपने सुना तो आपके चित्र, बहुत सारे चित्र आपके दिमाग में आएंगे, जैसे सफ़ेद कोट, रोगी, बिस्तर, एक्सरे मशीन, एमआरआई स्कैन मशीन, डॉक्टरों को दिखाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना, बड़ी बड़ी लाइनें, दवाइयाँ, इंजेक्शन की गंध और कई चीज़ें। यानी कि एक वर्ड अस्पताल को इमेजिन करते हुए इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। ये सब हमारे व्यवहारिक अध्ययन का भाग है। चिकित्सा उपचार की जो अवधारणा है ये बिल्कुल नई नई है, पहले ऐसा नहीं था। आप अगर 19th सेंचुरी से पहले देखोगे, आप तो 19th सेंचुरी से पहले यानी कि सन 1800 से पहले की अगर आप बात देखोगे तो लोग बाग कर्मों में विश्वास रखते थे, लोग बाग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लोग सोचते थे जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। आयुर्वेद से इलाज चलता था या फिर क्या कहते हैं, जड़ी बूटियों से इलाज चलता था। लेकिन जो वर्तमान की जो चिकित्सा पद्धति है ये बिल्कुल नई नई आई है। जैसा कि किताब लिखती हुई है कि हमारे जो पूर्वज हैं, दादा परदादा हैं, उनके टाइम पे ये सब चीज़ें अस्पताल नहीं होते थे। आज भी आप गाँव में जाओगे तो दूर दूर तक अस्पताल नहीं है। 19th सेंचुरी में चिकित्सा मॉडल आया और धीरे धीरे करके बहुत फेमस हो गया। चिकित्सा मॉडल जो है वो बायो चिकित्सा मॉडल के रूप में जाना जाता है। जहाँ पर अगर आप चिकित्सा की बात करोगे तो बायोस का अर्थ होता है जीवन और मेडिकस का मतलब होता है चिकित्सा। तो एक ग्रीक वर्ड है बायोस जिसका मतलब क्या है, जीवन, और एक लैटिन शब्द है जिसका नाम क्या है, मेडिकस, जिसका मतलब चिकित्सा, यानी कि जीवन के लिए चिकित्सा। अब जो ये चिकित्सीय मॉडल है, तो स्वास्थ्य और बीमारी का जो चिकित्सीय मॉडल है ये सबसे पहले क्या कहता है, ये कहता है कि रोग का कारण क्या है। तो ये मॉडल स्वास्थ्य की बीमारी और लक्षणों की अनुपस्थिति की स्थिति के बेहतर मानता है। ये मानता है कि व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार के बीमारी के लक्षण नहीं होने चाहिए, इसलिए सबसे पहले अगर कोई रोग होता है तो उसका कारण जानता है, उसके कारण की तरफ भागता है। जैसे कि इस मॉडल के अनुसार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया या अन्य किसी माध्यम से होती हैं। यानी कि स्वास्थ्य का जो चिकित्सा मॉडल है सबसे पहले किस चीज़ पर देखता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी रोग से पीड़ित है तो उसका कारण क्या है, क्या उसका कारण जेनेटिक है, क्या उसका कारण वायरस है, क्या उसका कारण बैक्टीरिया है या कोई अन्य कारण है। फिर वो ये देखता है कि बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है। तो ये मॉडल ये कहता है कि बीमारी का कारण व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, यानी कि व्यक्ति अपने आप बीमार नहीं होता, बल्कि जो है रोगी का बाहरी कारक जो है वो बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कोई बंदा जब बीमार पड़ता है तो उसमें उस व्यक्ति का कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ये जो बाहरी बैक्टीरिया हैं, बाहरी जो वायरसेस हैं, यही बीमारी के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। अब चिकित्सीय मॉडल ये कहता है कि हर बीमारी का उपचार है और हम उस उपचार को करेंगे। तो ये मानव शरीर के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है और ये देखता है कि एक स्वस्थ शरीर और एक अस्वस्थ शरीर में क्या क्या अंतर आया है। ये विभिन्न प्रकार के टेस्ट करते हैं और उसके बाद चीज़ों की क्या करते हैं, जांच करते हैं और फिर उसका उपचार करते हैं। उपचार के बाद हम समझते हैं कि चिकित्सा जो मॉडल है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर आज टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो ये मॉडल ऐसा मॉडल है जो मशीनों और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। दवा बनाने से लेकर ऑपरेशन तक हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और आज तो आप देख रहे हो बीमारियों के पता लगाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, चाहे ब्लड टेस्ट हो, सिटी स्कैन हो, एमआरआई हो, कुछ भी हो रहा हो, सब में टेक्नोलॉजी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है इस मॉडल की कि इस मॉडल में ना पेशेवर चिकित्सक संबंध होता है। यानी कि इसमें जो है जो बिल्कुल बंदे ऐसे डॉक्टर जो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं वही चलती हैं। ये मॉडल ये मानता है कि चिकित्सकों के पास रोगी का उपचार करने के लिए सारा ज्ञान होना चाहिए, सारी विशेषज्ञता होनी चाहिए, सारी कौशल होनी चाहिए। बात सही भी है क्योंकि भाई शरीर का मामला है, किसी ने मान लो गलत दवा दे दी, बंदा मर गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए ये मॉडल ये कहता है कि जो पेशेवर चिकित्सक हैं, ऐसे बंदे जो बिल्कुल स्किल्ड हैं, बिल्कुल कौशल युक्त हैं, स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, सिर्फ उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम ये पढ़ रहे हैं कि स्वास्थ्य का चिकित्सा मॉडल क्या है। स्वास्थ्य और बीमारी का चिकित्सा मॉडल में सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि रोग का कारण क्या है, बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार है, उपचार कैसे होगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, बड़े पैमाने पर विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं। आगे चलकर जॉर्ज एंगल और गुटमाचोर ने चिकित्सा मॉडल में कई कमियां भी बताई हैं। चिकित्सा मॉडल में सबसे पहली कमी तो यह है कि ये मशीन पर पूरी तरीके से निर्भर है, ये मनुष्य के मन को शामिल नहीं करता। यानी कि प्राचीन काल में जब आप अध्ययन करोगे तो मन और आत्मा का अध्ययन किया जाता, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। लेकिन जो चिकित्सीय मॉडल है ये मन और आत्मा और शरीर को अलग अलग रखता है। ये कहता है मन एक अलग चीज़ है और शरीर एक अलग चीज़ है और ये सिर्फ शरीर से संबंधित है। इसके अलावा इसमें ना
मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारकों को शामिल नहीं किया जाता। चिकित्सा मॉडल सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान देता है? वायरसेस पर, बैक्टीरिया पर। ये नहीं देखता कि कोई बंदा हो सकता है डिप्रेशन में हो, इस वजह से बीमार हो गया हो। ये नहीं देखता कि सामाजिक परिस्थितियां या पर्यावरण की वजह से कोई बीमार हो सकता है। तो इन चीज़ों की उपेक्षा की जाती है। इसके अलावा ये हमेशा कई बीमारियों के उपचार में प्रभावी भी नहीं होता। यानी कि बीमारी का जो चिकित्सीय मॉडल है ये सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर पाता भाई। कई बार कुछ इलाज ऐसे होते हैं, कहते हैं ना मन की इच्छा शक्ति। जिस बंदे में जीने की इच्छा शक्ति नहीं होगी उसे कौन जी लेगा? तो जीने की इच्छा शक्ति होनी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो मॉडल है ये इस चीज़ को नहीं मानता। इसके अलावा इस मॉडल में सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल से ही जुड़ा हुआ है। गरीब लोग क्या करते हैं, इस अस्पताल को खर्चे को वहन नहीं कर पाते हैं। महंगी महंगी बीमारियां और महंगी महंगी जो तकनीक है उसका वहन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में इसकी पहुंच बहुत कम लोगों तक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया स्वास्थ्य और बीमारी का चिकित्सीय मॉडल बताओ, तो स्वास्थ्य और बीमारी के चिकित्सीय मॉडल की पहले विशेषताएं बताओगे, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है ये बताओगे, और लास्ट में 4 कमियां बता देना। पहली चीज़, ये मन की अवधारणा को महत्व नहीं देता, ये केवल शरीर पर ध्यान देता है। दूसरी बात, ये मनुष्य के सामाजिक परिस्थितियों को, फीलिंग और इमोशंस को ध्यान नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ वायरसेस और बैक्टीरिया पर ही ध्यान देता है। ये हर बीमारी के उपचार में सहायक भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ी बात है। और इस मॉडल में सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि अस्पताल में जो खर्चा आता है वो गरीब व्यक्ति नहीं उठा सकता। तो ये इसकी कमियां हैं। तो चिकित्सीय मॉडल की विशेषता और कमियां बता दोगे। अब आगे देखो दूसरा मॉडल, स्वास्थ्य का समग्र मॉडल। कौन सा मॉडल? समग्र। तो देखो, समग्र शब्द का मतलब ही क्या होता है? मतलब सारी चीज़ें जिसमें मिली हुई हो वो मतलब होता है समग्र। तो स्वास्थ्य के समग्र मॉडल में सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे हम। तो कई विद्वानों ने स्वास्थ्य और बीमारी के लिए कुछ नए मॉडल दिए, और एक मॉडल कहलाता है वो कौन सा? समग्र मॉडल। समग्र दवा का उपयोग पहली बार एफ.एच. हॉफमैन ने 1960 में किया था, और ये पूरे के पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य को दर्शाता है। जैसे कि गुटमाचेर ने कहा भी था, समग्र मॉडल जो है ना ये स्वास्थ्य के कल्याण की भावना को बताता है। ये किसी अपने व्यवसाय से नहीं जुड़ा, किसी बिजनेस से नहीं जुड़ा, डॉक्टरों के बिजनेस से नहीं जुड़ा, जबकि ये तो मनुष्य के कल्याण की बात कर रहा है। ये ना बीमारी को केवल एक कारक नहीं मानता, इसका मानना है कि मनुष्य की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, मनुष्य की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, मनुष्य के आध्यात्मिकता का स्तर क्या है, ये सारी चीज़ें बीमारी को प्रभावित करती हैं। तो ये मॉडल चिकित्सक और रोगियों के समान महत्व देता है, जैव चिकित्सा मॉडल को बढ़ावा देता है। ये भी देखता है कि बंदा क्या है, कि किन किन चीज़ों में विश्वास कर रहा है, किन किन चीज़ों पर अंधविश्वास कर रहा है। ये भी कहता है कि व्यक्ति बीमार होने के लिए खुद भी जिम्मेदार होता है, जबकि चिकित्सा मॉडल क्या कहता था कि व्यक्ति बीमार होने के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। लेकिन समग्र मॉडल कहता है कि व्यक्ति बीमार होने के लिए खुद भी जिम्मेदार है। और सीधी सी बात है, हम साफ सफाई ना रखें, हम अपने पर्यावरण को दूषित रखें तो बीमार हम ही तो होंगे। तो समग्र मॉडल में आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आज बहुत सारी संस्थाएं इसके लिए कार्य कर रही हैं, जैसे अमेरिकन हॉलिस्टिक चिकित्सा एसोसिएशन, ब्रिटिश हॉलिस्टिक चिकित्सा एसोसिएशन, अमेरिकन हॉलिस्टिक हेल्थ एसोसिएशन, अमेरिकन हॉलिस्टिक नर्सेज एसोसिएशन। ऐसे बहुत सारे संघ हैं जो समग्र मॉडल के लिए वर्क कर रहे हैं। इसमें सारी की सारी चिकित्साओं पर ध्यान दिया जा रहा है और सभी की सारी बीमारियों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसकी कुछ विशेषताएं ये हैं कि समग्रता का मतलब है स्वस्थ और बीमारी की सभी चीज़ों पर ध्यान देना। बीमारी का कोई एक कारण नहीं होता, इसके बहुत सारे कारण होते हैं और सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है भाई। तो बहुत सारे रिसर्चर इसके लिए वर्क कर रहे हैं और समय समय पर इसके लिए बहुत सारी रिपोर्ट जारी की जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर एक बॉक्स है, अगर क्वेश्चन आ जाए चिकित्सा मॉडल और समग्र मॉडल के बीच में अंतर बताओ, तो चिकित्सा मॉडल क्या कहता है? चिकित्सा मॉडल कहता है कि स्वास्थ्य का मतलब है रोग की अनुपस्थिति, जबकि समग्र मॉडल क्या कहता है? स्वास्थ्य का मतलब है कि मनुष्य में कल्याण की भावना हो। चिकित्सा मॉडल क्या कहता है? कि रोग बैक्टीरिया या किसी अन्य चीज़ों से फैलते हैं, जबकि समग्र मॉडल कहता है कि रोग ना उसके मनुष्य के पर्यावरण से ही फैल सकता है, मनुष्य के सामाजिक बर्ताव से ही फैल सकता है, मनुष्य अगर डिप्रेशन में है तो भी फैल सकता है। चिकित्सीय मॉडल ये कहता है कि शारीरिक लक्षणों का उपचार है, लेकिन समग्र मॉडल ये कहता है कि हमें अपनी जीवनचर्या में बदलना चाहिए तो भी हम सही हो सकते हैं। चिकित्सा मॉडल में चिकित्सकों की भूमिका है और समग्र मॉडल में भी चिकित्सकों की भूमिका है, लेकिन चिकित्सा मॉडल में जो चिकित्सकों की भूमिका ये है कि बीमारी को ठीक करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जबकि समग्र मॉडल में वो एक मार्गदर्शक के रूप में यूज़ करेंगे। वो क्या करेंगे? रोगी को एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका अदा करेंगे, वो उसे एक रास्ता दिखाएंगे, उसके जीवनचर्या में जो है बदलाव कहेंगे। वो कहेंगे सुबह इतने बजे उठो, सुबह सैर पर जाओ, व्यायाम करो, ये करो, इस तरीके से समग्र मॉडल कहेगा। रोगी की भूमिका यह है कि रोगी चिकित्सक मॉडल में निर्देशों को पालन करेगा, जबकि रोगी की भूमिका समग्र मॉडल में होगी कि वो बीमारी के लिए खुद ही जिम्मेदार है। उपचार के परिणाम ये होंगे कि चिकित्सीय मॉडल में तुरंत राहत मिलेगी, जबकि यहाँ पर बहुत लंबे समय बाद राहत मिलेगी। तो चिकित्सीय मॉडल और समग्र मॉडल में अंतर आ गया तो बता दोगे भाई। अब हम पढ़ रहे हैं जैव मनोसामाजिक मॉडल। देखो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो थोड़ा आराम आराम से एक एक चीज़ आप ध्यान से पढ़ना, एक एक वीडियो को 2-3 बार देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आगे हम पढ़ रहे हैं जैव मनोसामाजिक मॉडल। अब देखो,
जब हम जैव की बात करते हैं यानी कि बायो, इसमें पूरी तरीके से मनुष्य की सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन किया जाएगा। 1960 से लेकर 80 के बीच में एक बंदे थे जॉर्ज एंगल, इन्होंने इस मॉडल चिकित्सा मॉडल की आलोचना करते हुए एक नया मॉडल दिया था जिसे जैव मनोसामाजिक मॉडल कहते हैं। जैव मनोसामाजिक मॉडल ये कहेगा कि मनुष्य की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं ना, मनुष्य की जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं ना, यही मनुष्य को पूरी तरीके से प्रभावित करती हैं और इसकी वजह से मनुष्य एक लंबे समय बाद कुछ ना कुछ बीमारियों का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। और ऐसे में उसको जो स्वास्थ्य है वो उसकी सामाजिक परिस्थितियों से ही ठीक हो सकता है। जैसे कि जैव मनोसामाजिक मॉडल नाम से ही पता चलता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया होगा। एंजल्स इस नए मॉडल में मनुष्य के स्वाभाविक रूप की बात करते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे मनुष्य का समाज से बहुत ज़्यादा तगड़ा संबंध है, अटूट संबंध है जिसे अलग नहीं किया सकता। ऐसे में इसे एक व्यापक स्तर पर देखा जाता है। इसने ये कहा कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, ये भी हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कोई बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो, चिड़चिड़ा हो, तो उसे ना बहुत जल्दी वो अवसाद में आ जाएगा। एक बात बताओ, जो डिप्रेशन जैसी बीमारियां, ये सामाजिक बीमारियां ही तो हैं। आज बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, इंसान का ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, मस्तिष्क की नस फट जा रही हैं। जो ये सारी समस्याएं सामाजिक कारकों की वजह से तो हैं। तो जो जैव सामाजिक कारक है वो इसी चीज़ पर ही ध्यान दे रहा है। मनोसमाज जैव मनोसामाजिक जो मॉडल है यही बता रहा है कि व्यक्ति का अनुभव क्या है, व्यक्ति कैसे सामाजिक परिस्थितियों में रह रहा है, ये चीज़ हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इस मॉडल में ज़्यादा टेक्नोलॉजी और रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी लोगों पर बहुत सारे सर्वे किए जा रहे हैं। अब मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर तकनीकों का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो अगर जैव मनोसामाजिक मॉडल की बात की जाए तो इसका सार क्या निकला, तो जैव मनोसामाजिक मॉडल का मतलब यह है कि सामाजिक परिस्थितियां मनुष्य को प्रभावित करती हैं और मनुष्य आज जो डिप्रेशन जैसी बीमारियों में जा रहा है उसका प्रमुख कारण सामाजिक परिस्थितियां ही हैं। स्वास्थ्य का सामाजिक मॉडल क्या है, तो स्वास्थ्य के सामाजिक मॉडल में सामाजिक परिस्थितियों को तो ध्यान में रखा ही जाएगा, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा कि मनुष्य कैसी संस्कृति में जी रहा है, मनुष्य की कैसी आर्थिक स्थिति है। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जो अमीर लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते हैं, इन्हें बीमारियां कम लगती हैं क्योंकि ये खुश रहते हैं। लेकिन जिसकी आर्थिक स्थिति निम्न है वो डिप्रेशन में रहेगा, कल का खाना है या नहीं है, घर कैसे बनेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ऐसी चिंताओं में व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। संस्कृति भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है क्योंकि कुछ धर्म में चीज़ें ऐसी हैं कि लोग पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे में वो अपनी संस्कृति को छोड़ भी नहीं सकते और उनकी संस्कृति उन्हें आगे बढ़ा भी नहीं सकती। तो ये समस्या भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। और पर्यावरण तो आप सभी जानते हो, पर्यावरण जितना ज़्यादा शुद्ध रहेगा उतना ज़्यादा मनुष्य शुद्ध रहेगा, और पर्यावरण जितना ज़्यादा अशुद्ध रहेगा उतनी ज़्यादा बीमारियां हमें लगेंगी। तो स्वास्थ्य का सामाजिक मॉडल एक विस्तृत मॉडल है, इसमें सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। मानव स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दिया जा रहा है, व्यक्ति की जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को संशोधित किया जा रहा है। इसकी विशेषता यह है कि व्यक्ति के जीवन के सभी अनुभवों को इसमें जोड़ रहा है, वर्ग, जाति, लिंग सभी को देख रहा है कि स्त्रियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पुरुषों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मानव शरीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों एक साथ जोड़ रहा है। स्वास्थ्य और बीमारी में कल्चरल को भी, चीज़ों को भी जोड़ रहा है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। राजनीतिक निर्णय भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सामाजिक मॉडल है। इस मॉडल का लाभ ये है कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, लोगों को अवेयरनेस कर रहा है। बहुत सारी सरकारी एजेंसियां और एनजीओ सेक्टर इसके लिए वर्क कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर परामर्श संस्थाएं चल रही हैं जो लोगों को एडवाइस दे रही हैं, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट चल रहे हैं, लोगों को कैसा आहार लेना चाहिए, कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए, इन सब चीज़ों पर आज बड़े पैमाने पर चर्चा होती रहती है। तो सामाजिक मॉडल आएगा, यही बता दोगे भाई। अब लास्ट में चैप्टर में बचा भलाई की संकल्पना। अब देखो भलाई का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ है कि भलाई का मतलब क्या होता है। तो भलाई की अवधारणा का मतलब ये है वैसे तो कि चाहे आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, मनोवैज्ञानिक स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ना, कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छी स्थिति में समाज को ले जाना, यही भलाई है। लेकिन मुद्दा ये होता है, भलाई में दो चीज़ें आती हैं। कई बार हम दूसरों की भलाई कहते कहते अपनी भलाई पर ध्यान देते हैं। तो एक होती है आत्म भलाई और एक होती है सामाजिक भलाई। मेरे हिसाब से ना सामाजिक भलाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब हम सामाजिक भलाई पर ध्यान देते हैं तो अपनी भलाई अपने आप हो जाती है। तो भलाई को परिभाषित करने के लिए दो दृष्टिकोण हैं। पहला है वंशानुगत परंपरा और दूसरी है यूडो एमोनिक परंपरा। वंशानुगत परंपरा ये कहती है कि आनंद, पॉजिटिव फीलिंग्स, जीवन की संतुष्टि, ये सब चीज़ें हो तो मनुष्य क्या रहेगा, भलाई करेगा। यूडो एमोनिक परंपरा ये कहती है कि पॉजिटिव मनोवैज्ञानिक प्रणाली और विकास में भलाई का वर्णन करता है। तो दो अलग अलग विचारधाराओं के बाद भी कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि भलाई बहुआयामी है और अलग अलग स्तर पर भलाई की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। जैसा कि शिन और जॉनसन ने कहा है, भलाई एक व्यक्ति के अपने ही मानदंड से मेल करने के लिए जीवन की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक आकलन है। देखो, हर एक बंदे ने भलाई की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। जैसे हो सकता है एक काम हो रहा हो, एक रोड बन रहा हो, उस रोड से क्या है,
जनता को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जिनके घर टूट रहे होंगे उनके लिए, तो एक व्यक्ति के लिए एक कार्य भलाई का हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो शायद नुकसान हो सकता है। तो ये कह रहा है कि भलाई एक व्यक्ति के अपने चयनित मानदंड से मेल खाने की, यानी कि मैंने कुछ चीज़ें सोच ली है कि इससे मेरी चीज़ें अच्छी होंगी, तो मैं मानूंगा कि मेरी भलाई इससे ही अच्छी हो सकती है, लेकिन वही समाज इसी चीज़ को एक गलत तरीके से ले सकता है। शाह और मार्क्स ने भी समझाया, भलाई सिर्फ खुशी से बढ़कर है। मनुष्य संतुष्ट हो, खुश अनुभव करने के लिए भलाई का अर्थ है कि एक व्यक्ति के रूप में विकसित हो और वो अपनी कम्युनिटी में योगदान दे। एक व्यक्ति के जितने भी कर्तव्य वो अपनी कम्युनिटी में निभाए, इसे भी भलाई कहेंगे। दलाल और मिश्रा ने कहा है कि भलाई की अवधारणा मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जीवन की संतुष्टि से रिलेटेड है और खुशी की अवधारणा से है। हर एक बंदा मेंटली रूप से क्या हो, हेल्थी हो, जीवन संतुष्ट हो, खुशी की अवधारणाएं हो, तो ये माना जाएगा कि समाज में भलाई है। संतोष की भावना, अपनेपन की भावना हो, बिना किसी कष्ट और परेशानी के जीवन जिया जाए, ये भी भलाई के अंतर्गत आता है। भलाई दो प्रकार की होती है, एक आत्म भलाई और एक उद्देश्यपूर्ण भलाई। आत्म भलाई का मतलब यह है कि मनुष्य अपने जीवन संतुष्टि के बढ़ावे की बात करेगा, अपने खुश और दुखी के लिए ध्यान रखेगा, इसके अलावा जीवन का उद्देश्य रखेगा और उसको उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करेगा। जैसे आपको कुछ बनना है तो आप उसके लिए वर्क करोगे, आत्म भलाई है। उद्देश्यपूर्ण भलाई का मतलब क्या है? उद्देश्यपूर्ण भलाई ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे सरकार ये चाहते हैं मृत्यु दर में कमी आए, लोगों की एवरेज एज बढ़े, जीवन प्रत्याशा बढ़े, बुनियादी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा, भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए, तो एक उद्देश्यपूर्ण भलाई आएगी। एक इमोशनली भलाई भी होती है जो कि सामाजिक भलाई के अंतर्गत ही निहित है। इसमें जैसे कोई बंदा डिप्रेशन में ना जाए। शारीरिक भलाई व्यक्ति को व्यायाम और स्वस्थ खाने के द्वारा भी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। हर एक व्यक्ति की एक एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है, उस क्षमता को बढ़ावा देकर भी हम भलाई को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट जो हमने अभी तक चर्चा करी है उन्हीं की चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है। आई होप सो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न का उत्तर देने में आप क्या हो, सक्षम हो, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। देखो, अगर चर्चा की जाए तो 1.5-2 घंटे भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन 20 से 25 मिनट में हम चैप्टर अगर फिनिश कर रहे हैं तो हम समराइज कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चिकित्सा मॉडल को तकनीकी उन्मुख मॉडल के रूप में क्यों दर्शाया गया है? इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, स्वास्थ्य और बीमारी के चिकित्सा मॉडल की एक सीमा बताइए। तो इसकी चर्चा हम ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ वकैब्स दी गई हैं, चिकित्सा मॉडल क्या है, समग्र मॉडल क्या है, तो ये एक शॉर्ट समरी है जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। चिकित्सा मॉडल क्या है, इसकी विशेषताएं बताओ। स्वास्थ्य का समग्र मॉडल क्या है, इसकी व्याख्या करो। चिकित्सा मॉडल और समग्र मॉडल में क्या अंतर है, या भलाई की व्याख्या करो। तो ये सारे प्रश्न हमने अच्छे से चर्चित कर लिए हैं। तो अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।